ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड भी कर दूँ. So basically, like the first thing you need to do in this little time is go through the glossary again and again so that you guys will be very comfortable with the definitions, because definitions can like help you to score 10 marks. आपके जो पार्ट ए के मार्क्स हैं वो सारे सिक्योर हो जाएंगे. अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर जो है वो सारी वर्कशीट्स भेजी हुई हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की, पीडी, मार्केट शेयर, रेशियोज, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट. सो एटलीस्ट वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें. उससे आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा हमने कैसे करना है. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाह रहा था ताकि थोड़ा सा उससे जो है वो आई कुड रिलेट के. आई डोंट नो ये क्या है. आई एम सॉरी जी, एक मिनट जी, आई एम सॉरी, ये बहुत अनरिलेटेड किस्म का मटेरियल खुल गया, which was not meant to be shared here. अच्छा, आई थिंक एग्जामिनेशन टिप्स वाली चीज़ आपके सामने शेयर हो रही है जी आप लोगों के साथ. अच्छा, मैं सिर्फ क्विक टिप्स 3-4 देना चाह रहा हूँ कुछ आप लोगों को. एक तो ये कि जब आप डेफिनेशंस लिखें तो प्लीज़ फार्मूलाज और डायग्राम ज़रूर बनाएं. इंडिविजुअली जिन लोगों के भी मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं उन सबको मैंने ये टिप्स दी हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि कलेक्टिवली आप सब लोगों के नॉलेज में होना चाहिए. जैसे अगर एग्जामिनर कहता है डिफाइन द टर्म ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन की डेफिनेशन दें, बट डेफिनेशन देने के बाद फिर ज़रूर एक ब्रेक इवन का चार्ट बना दें. चार्ट बनाने के लिए हरगिज़ आपको कोई स्केल और प्रॉपर पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल. आपने जिस पेन से आप आंसर कर रहे होंगे उसी पेन से आपने एक बड़ा रफ सा चार्ट बना देना. उसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एक स्टूडेंट जो है उसको उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का भी आइडिया है. इसी तरह से अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे डायग्राम बन जहाँ पे फार्मूला एग्जिस्ट करता है, जैसे एग्जामिनर अगर आपसे कहता है डिफाइन द टर्म करंट रेशो, या एग्जामिनर कहता है डिफाइन द टर्म पीडी, या एग्जामिनर कहता है कि डिफाइन द टर्म मार्केट शेयर, तो ज़रूर फार्मूला लिखें. उससे अगेन देखें डायग्राम और फार्मूला मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता, एग्जामिनर रिकमेंड करता है कि समटाइम अगर आपका एक्सप्रेशन वीक है और आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं किया बट आपने डायग्राम बना दिया या आपने फार्मूला लिख दिया, तो स्टिल यू कैन गेट लाइक ऑल द मार्क्स. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन ए है दोनों डेटा रिस्पॉन्स का, उसमें कोई एप्लीकेशन स्किल्स रिक्वायर नहीं होती. आपको सिर्फ एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है और सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोनों डेटा रिस्पॉन्स का क्वेश्चन ए है उसमें पार्ट 1 में एग्जामिनर कहता है डिफाइन अ टर्म और वो 2 मार्क्स का होता है, और फिर सेकंड पार्ट में एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन अ टर्म, लाइक एक्सप्लेन अ बिजनेस टर्म कोई भी हो सकती है, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कुछ भी. अब आप में से कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो दोनों के अंदर डेफिनेशन लिख देते हैं. प्लीज कीप इन माइंड के पहले पार्ट में तो सिर्फ डेफिनेशन रिक्वायर्ड थी, यस यू विल गेट ऑल द 2 मार्क्स, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें डेफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर होगी. अगर आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर एग्जामिनर आपको सिर्फ 2 आउट ऑफ 2 देगा. एक्सप्लेनेशन के लिए आप कुछ फर्दर उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में एग्जामिनर को बताइए. वो कुछ फर्दर फीचर्स हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कोई लिमिटेशन हो सकती है, कुछ भी, बट डू हाईलाइट इट. Are we clear जी about the part A? I hope there is no confusion. जी सर. अच्छा, पार्ट बी जो है वो आप लोगों को आइडिया है बहुत अच्छी तरह से कि पार्ट बी के अंदर आपने, सॉरी ये आपकी पेपर 2 के एग्जामिनेशन टिप्स हैं. अच्छा, पार्ट बी के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गिवन होता है जो जनरली 2 to 4 मार्क्स की कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद 2 to 3 मार्क्स का आपको एक उस पर कॉमेंट करना होता है. मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लीज़ फार्मूला ज़रूर लिखें और प्रॉपर कैलकुलेशन करें, और कोशिश करें कि आप कैलकुलेशन जब कर लें तो अपने आंसर के साथ उसका यूनिट ज़रूर मेंशन करें. आपका आंसर डॉलर्स में आ रहा है, यूनिट में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, डू मेंशन इट, ताकि एग्जामिनर के पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो आपके कोई भी मार्क डिडक्ट करने का. और जब उसका आप सेकेंड पार्ट लिखेंगे तो उसमें जो केस स्टडी इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा. जो आपका क्वेश्चन सी है, आई थिंक आप सब लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ आइडिया है कि क्वेश्चन सी के अंदर एग्जामिनर आपसे 2 पॉइंट्स डिमांड करता है. समटाइम 2 बेनिफिट्स पूछ सकता है, 2 ड्रॉबैक्स पूछ सकता है. समटाइम ऐसा भी होता है कि वो आपसे 2 ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए कहता है.
बट 8 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको 2 से ज्यादा पॉइंट्स रिक्वायर नहीं होते, ठीक है। तो पार्ट सी जो है डेटा रिस्पॉन्स का, आपने एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है जिस पैटर्न पे आप पेपर 1 में 5 और 7 मार्क का सेक्शन जो पार्ट ए था वो अटेम्प्ट करते रहे, जो 8 मार्क ऐसे होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब आप डेटा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो आपने जो डेटा में इंफॉर्मेशन है उसको अपने आंसर में यूज करना है। रादर आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप पॉइंट जनरेट करें वो डेटा रिस्पॉन्स से ही आप ले रहे हैं। जेनेरिक पॉइंट्स को आपने मैक्सिमम पॉसिबली अवॉइड करने की कोशिश करनी है, बिकॉज अदरवाइज आप उसमें मार्क्स लूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा जो क्वेश्चन सी है उसमें लेंथ का ख्याल रखिएगा। एक आइडियल लेंथ जो पार्ट सी की होती है वो 3/4 ऑफ द पेज टू 1 पेज होती है। इससे कम अगर आप लिखेंगे तो आप एग्जामिनर की जो एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आप मार्क्स लूज करेंगे। जो So for an 8-mark answer, you suggest to write 3/4 of the page, right? yeah, exactly, Of a full because scap sheet. Okay. 3/4 of the page to 1 page. The reason behind is because, like, definitely it depends upon your expression, it depends upon your writing size, it depends upon your writing style sometime. तो कुछ लोग थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो वो 1 पेज लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है। हमेशा माइंड में रखिएगा ओवर राइट करने के डिसएडवांटेज कोई नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप टाइम को मैनेज करें। अगर आप ओवर राइट ऑन द कॉस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा, आई विल नेवर सजेस्ट यू टू डू दैट, राइट। लेकिन अगर आप ओवर राइट कर रहे हैं और लाइक उसकी वजह से आप टाइम को भी मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है और आप स्टिल आप ओवर राइट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है, प्लीज डू दैट। लेकिन अंडर राइट करने का डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है, बिकॉज व्हेन यू अंडर राइट तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करें, और जब आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो एनालिसिस के मार्क्स एग्जामिनर ने एलोकेट किए हैं आप उनमें से कुछ मार्क्स डेफिनेटली लूज कर रहे होंगे। कमिंग टू पार्ट डी ऑफ बोथ डेटा रिस्पॉन्सेस, पार्ट डी जो है वो एक 11 मार्क ऐसे है। लेट मी क्लैरिफाई, जो हमने पेपर 1 में सेक्शन ए के अंदर 12 मार्क ऐसे की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका जो 11 मार्क ऐसे एग्जैक्टली द सेम। 11 और 12 मार्क में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम लेंथ, सेम पैटर्न और सेम जो मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करना है। जो आप 12 मार्क के लिए जिस तरह का आंसर करते रहे एग्जैक्टली आप उसी को फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। मैं फॉर्मेट आपको एक दफा और समझा देता हूँ। 11 मार्क आंसर के लिए एक आइडियल फॉर्मेट ये है कि आपने 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है, बट लेट मी क्लैरिफाई, आप 2 पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर का फोकस बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ स्टूडेंट्स को। कुछ बच्चों को मिसपरसेप्शन होती है, उनको लगता है कि 11 मार्क क्वेश्चन में कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो हमें लिखने चाहिए। प्लीज डू नॉट डू इट। आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे, ना आप कर सकते हैं ना आपको करना चाहिए, ना एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है और ना एग्जामिनर आपको इसके लिए मार्क्स अवॉर्ड करेगा। आपको सिर्फ 2 to 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है फॉर एन 11 मार्क आंसर, और आपका जो आंसर है वो 4 to 5 पैराग्राफ्स पे बेस्ड होगा। आपका पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें आप कोशिश करें कि जो जिस टॉपिक पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया हुआ है उसको डिफाइन करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन दें। जी वालेकुम सलाम। और जो आपका लास्ट पार्ट है, सॉरी जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें हमने इवैल्यूएशन देनी होती है, और दरमियान में जो आपके 2 या 3 पैराग्राफ्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप 2 पॉइंट्स कवर करें या 3 करें, उसमें आप अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। So each point should have its individual paragraph. Yes, exactly. Do not mix Okay. up like more than 1 point in 1 paragraph. Do not mix up, right? Okay. क्योंकि बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं, राइट? और बहुत सारे चीजों में आपका जो एनालिसिस है वो भी काफी हद तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो डिफरेंट पैराग्राफ यूज करें टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स, ताकि एग्जामिनर को ये चीज आप लाइक क्लियरली नजर आ रही हो कि इस बच्चे ने इन मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। I hope you understand what I'm saying, right? So is there any specific way to write the evaluation that you recommend?
अच्छा देखें, evaluation कैसे लिखनी है, that completely depends upon your answering जो आपका it completely depends upon your question. जिस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन के लाइक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड वन साइडेड एसे एंड द सेकंड इज कॉल्ड टू साइडेड एसे. राइट? जो लोग मुझसे पढ़ते रहे हैं लाइक थ्रू आउट द सेशन हम लोग इस पे फोकस करते रहे. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वन साइडेड एसे एंड टू साइडेड एसे. राइट? वन साइडेड एसे का मतलब ये है कि एग्जामिनर wants you to discuss only one aspect of a particular topic, maybe importance or drawback. Just say, let's say examiner can ask you a question where examiner may ask you discuss the benefits of using flow production for Ninja Corporation. Let's imagine, right? So I hope we clearly understand that in this particular question we are supposed to discuss only the benefits or the usefulness of flow production, right? And in this particular scenario, when you will write the evaluation paragraph, so you will tell the examiner that yes, flow production is beneficial for this particular business for such reasons. However, there are some limitations of flow production or the problems coming along with the flow production as well, which need to be addressed by the management. Otherwise, like management may not be able to achieve its desired objective by applying this production method or by using this production method. So I hope we are clear about it. कि जो हमारा वन साइडेड एसे है उसमें हमने एवैल्यूएशन किस तरह से देनी है. अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टाइम honestly speaking in the current pattern of examination, in more than 80% cases examiner will ask you a two-sided essay in question D of both data responses. Two-sided essay means that sometime examiner give you, for example, two locations. Examiner provide you data for location 1 and 2, and then examiner wants you to make a comparison of the two and finally recommend which one is the best one. Or sometime examiner provide you data about two candidates, for example, which business want to choose from for a particular vacancy. So yeah, sometime examiner can give you like information about two particular growth options, for example, which business is considering, and examiner wants you to suggest which one is the best one. Or otherwise, sometime examiner give you a statement and examiner says discuss this statement or discuss this view, or examiner asks you to what extent do you agree with this statement or with this view, or etc etc. So this kind of questions are always considered as two-sided essay. Two-sided essay means that examiner wants you to make a discussion on both sides, for both options, for both candidates, for both locations separately, and then examiner wants you to come up with a well-reasoned opinion in the conclusion, like where you have to clearly mention that you, according to you, like you suggest this option or this candidate or this location over the other. But keep in mind, it has to be a well-reasoned and well-structured opinion. You can't just write, I suggest this and that's it. I mean, you can't do that, right? अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जब आप फाइनल इवैल्यूएशन या फाइनल कंक्लूजन लिखते हो तो उसमें तीन चीजें आप लोगों ने यूज करनी है अपने फाइनल कंक्लूजन में. प्लीज, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपकी जो इवैल्यूएशन के मार्क्स हैं वो बहुत बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप में से मेजॉरिटी लोगों को इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होता है. नंबर वन, प्लीज यूज लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन कंपैरिजन व्हाइल इवैल्यूएटिंग. आर यू गेटिंग मी? What is long run? What is long run versus short run comparison? I mean, you can tell the examiner that yes, in the short run there is this problem. However, in the longer run, since the benefits will be there. अच्छा ज़रा मैंने अभी समझा रहा हूँ. अच्छा, but you can tell the examiner that the long run चूँकि business के लिए ज़्यादा beneficial होगा because of this reason. So therefore I suggest to apply this. लेकिन जैसे for example, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि दो ग्रोथ ऑप्शंस हैं, एक इंटरनल ग्रोथ है और एक एक्सटर्नल ग्रोथ है, और एक्सटर्नल ग्रोथ में एग्जामिनर कहता है कि एक्सटर्नल ग्रोथ के केस में हमें बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर होगा जो करेंटली हमारे पास नहीं है, लेट्स इमेजिन,
और लेट्स से एग्जामिनर कहते हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ में हमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने फाइनली कंक्लूजन देना है, तो यू कैन टेल द एग्जामिनर कि यस, इन द शॉर्ट रन it will be difficult for business to raise capital and it could be expensive as well, and even the restructuring will invite many problems, but since the long term benefit of growth are many, so therefore I recommend business to go ahead with this particular option. Are you able Sir, to can I understand me? ask- जी, please do ask. Sir, जिस तरह normally 11 जो evaluation वाले questions होते हैं वो discuss वाले होते हैं, right? तो जी, कभी कभी अगर इस तरह question आता है evaluate or something, तो फिर evaluation करना थोड़ा सा confusing हो जाता है, because normally तो आपको अपना opinion देना होता है ना कि what will be more beneficial for the business or something, but जी, अगर जो चीज ना पूछी हो, like आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी, समझाना नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे देखें जिस पैटर्न से मैं आपके, आई मीन चूंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस साल भी लाइक अराउंड 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट्स को किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर आप मेरे वाले पैटर्न को जिस तरह से मैं आपको लेके जा रहा हूँ डिस्कशन में, अगर आप उसको फॉलो करें, यू विल बी रियली एबल टू अंडरस्टैंड लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन। आपको होपफुली प्रॉब्लम नहीं होएगा। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम होएगा तो फिर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द एंड, लेकिन मुझे पहले अपनी अगर थोड़ी सी बात को कंप्लीट करने देंगे तो आई विल बी लाइक हम्बली ऑब्लाइज्ड। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप एक टू साइडेड देखें, मैंने आपको बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको इवैल्यूएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको वन साइडेड एसे गिवन है जहाँ पे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सिर्फ किसी कॉन्सेप्ट की बेनिफिट्स या यूजफुलनेस या उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, तो उसकी इवैल्यूएशन में आपने उसके प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस के ऊपर बात करनी है। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। अच्छा, फिर मैं आपको लेके आया हूँ टू साइडेड एसे पे, और मैंने आपको समझाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टू साइडेड एसे में आपने दो आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करना होता है और फाइनली अपना ओपिनियन फॉर्म करना होता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आपके पास कोई वैलिड बेस या रीजन होनी चाहिए। तो मैं आपको 3 वैलिड बेसिस या रीजंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने आपसे कहा कि जो आपका कंक्लूजन है उसके लिए आप शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन एनालिसिस को यूज कीजिए। एग्जामिनर को ये बताइए कि शॉर्ट रन में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो डिसीजन आप सजेस्ट कर रहे हैं उसके, और लॉन्ग रन में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और हमेशा कोशिश करें कि ऐसी चीज सजेस्ट करें जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा हो, बेशक उसके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर हम प्रॉब्लम फेस करेंगे भी, लेट्स इमेजिन, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स हमें मिलना शुरू हो जाए, तो बिजनेस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में ओवरलुक कर देता है। अच्छा, एक सेकंड चीज ये है कि जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपने अपनी रिकमेंडेशन और सजेशन देनी है। तो इवैल्यूएशन करते वक्त बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस की सिचुएशन जो एग्जामिनर ने आपको डेटा रिस्पॉन्स में प्रोवाइड की हुई है उसको माइंड में रखिए और उसको यूज करके अपनी फाइनल इवैल्यूएशन दीजिए। एग्जामिनर को बताइए कि हाँ, ये वाली ऑप्शन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन स्टिल मैं ये वाली ऑप्शन रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये वाली ऑप्शन जो है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बेटर हेल्प करेगी। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? बात समझ आ रही है? ठीक है। और एक तीसरी चीज जो आपको फाइनल इवैल्यूएशन में हेल्प कर सकती है, देखिए एक मैंने आपसे कहा कि जब आप कंक्लूजन रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं तो लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन अप्लाई करें। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा है कि उसको रिलेट करें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और सिचुएशन के साथ जो उसने डेटा रिस्पॉन्स के अंदर हाईलाइट की हुई है। और एक तीसरी चीज जो आप रिकमेंड कर इवैल्यूएशन में यूज कर सकते हैं वो समटाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, या अगर एग्जामिनर ने कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हाईलाइट की हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है डेटा रिस्पॉन्स के अंदर कि जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, लेट्स इमेजिन। तो जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप इस वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे और एग्जामिनर को ये बताएंगे कि मैं ये सजेशन इसलिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कंट्री की वो ये वाली हैं। तो इन इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर अगर हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये इतनी रियलिस्टिक नहीं होगी। प्लीज माइंड में रखें कि जितना आपका कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जितनी प्रैक्टिकल होगी, जितना मैच्योर कंक्लूजन आप एग्जामिनर को देंगे, उतने अच्छे मार्क्स आप इवैल्यूएशन के स्कोर कर रहे होंगे। Excuse me, sir. जी बेटा।
सर एक चीज पूछ लूं? जी जी बताइए। सर मैंने एक YouTube वीडियो देखी थी ऑन हाउ टू आंसर बिजनेस क्वेश्चंस, तो उसमें है। उन्होंने कहा था वैल्यूएशन है, उसमें आप 5 पॉइंट्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, you ठीक can है discuss whether it's cost effective or not, objective, ठीक है if it meets the objective of the business. The third was competition, with its competition will this lead it to be at an advantage or disadvantage. ठीक है Fourth था information, कि आपने उसके बारे में बस information दे देनी है, और time which is short term or long term. ठीक है। अच्छा मैंने भी आपको मोर और लेस इसी तरह की बातें बताई हैं, मैंने भी आपको Yes sir, टाइम का मैंने सिर्फ बता। ये दूसरी 2-3 और कंपटीशन वाली बात ऐड की और कॉस्ट इफेक्टिव वाली। अच्छा बिनाल बेटा देखो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डेटा रिस्पांस। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्लीज चीजों को स्टैंडर्डाइज मत कीजिएगा। ये तीनों चारों चीजें आपने माइंड में रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपने वीडियो में लर्न की हैं। डेफिनेटली आई डोंट डिस्करेज। तो ये तीनों चारों चीजें माइंड में रखें, और फिर आपने जो आपको डेटा रिस्पांस में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपने उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड करना है कि उसमें कौन सी वाली जो इवैल्यूएशन का पॉइंट है वो ज्यादा एप्लीकेबल है या ज्यादा अच्छी तरह से अप्लाई हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग मी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, देखें जी जी सर आप ये लाइन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एवेल्युएशन करने का कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड फॉर्मेट आपने अप्लाई नहीं करना। आपने जो डेटा रिस्पांस में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा एवेल्युएट कर सकते हैं, या आप फॉर एग्जांपल जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छा एवेल्युएट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स गिवन है उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छी कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर? यस सर। देखें, आप इस बात को इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल एडवाइस के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर हर पेशेंट को सेम मेडिकल एडवाइस देना शुरू कर दे। बेशक वो डॉक्टर जो है वो सेम फील्ड से, जैसे अगर आप लेट्स से एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास अल्लाह ना करे बट चले गए किसी पेशेंट को लेके, तो ऑल्दो उसके पास सारे पेशेंट हार्ट के ही आ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो सब पेशेंट्स को सेम ही एडवाइस किए जा रहे हैं और सेम ही तरीके से उनको गाइड कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। जाहिर है डॉक्टर जो है वो हर पेशेंट के जो यूनिक फिजिकल कंडीशन और यूनिक सिम्टम्स होंगे उनको देख के उसको सजेस्ट करेगा कि उसको क्या करना चाहिए। तो कीप इन माइंड कि जब आप बिजनेस के अंदर इवैल्यूएशन लिख रहे होते हैं तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैनेजर, और आपने बीइंग अ मैनेजर पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके और फिर अपना कंक्लूजन अपने एग्जामिनर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, राइट? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम एक 5 to 10 minutes. Ideally, how long should the 12-mark answer be? 1.5 page at least. I'm not exaggerating. Okay. ठीक है? Fine. Sir, I have ठीक है? another question. जी, लेकिन it's not about the 11 mark question. it is the 11 mark question ना? नहीं, मैं आपसे किसी और चीज का अच्छा, सवाल करना चाहती sorry जी, प्लीज पूछे। अच्छा, so 2 definitions के questions होते हैं, एक 2 marks वाला होता है, एक 3 marks वाला होता है. What's the difference? Like मुझे अच्छा, क्या मैंने उसमें- probably joined late Zahra, that's why like you missed up Yeah, that I part did. of discussion. Otherwise मैंने बताया शुरू में ना, I mentioned this कि जो आपका 2 mark वाली definition है वहाँ पे आप सिर्फ definition provide करेंगे, nothing else is needed. हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई है वो ये कि डेफिनेशन के साथ अगर आपको लगता है कि कोई डायग्राम रेलेवेंट है या आपको लगता है कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, उसको प्लीज वहां पे जरूर बना के आ जाएं या लिख के आ जाएं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसका नुकसान नहीं, उसका फायदा है। फायदा ये है कि अगर आपकी डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं थी, उसमें कोई एक्सप्रेशन लैक कर रहा था, कुछ चीज आपने मिस आउट कर दी, तो चूंकि आपने फॉर्मूला लिख दिया और डायग्राम बना दिया, इन दोनों में से कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी ऑब्वियसली, तो एग्जामिनर आपको उसके लिए मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। और जो 3 मार्क का आपको एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन दिस टर्म, जैसे एक्सप्लेन CSR या एक्सप्लेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या एक्सप्लेन डेट फैक्टरिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने एक पहले डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है और डेफिनेशन के साथ जो है वो आप डेफिनेटली एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक फर्दर डिटेल प्रोवाइड करेंगे।
वो फर्दर डिटेल जो है वो फीचर्स को लेके भी हो सकती है, आप उसको वो फीचर हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से एग्जामिनर ने कहा जी एक्सप्लेन द टर्म डेट फैक्टरिंग, तो आपने जब डेट फैक्टरिंग के बारे में लिख दिया तो आप ये लिख सकते हो कि डेट फैक्टरिंग इज अवेलेबल ओनली फॉर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस एंड नॉट अवेलेबल फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड। तो ये इसको एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन के तौर पे कंसिडर करेगा, और वो जो एक एक्स्ट्रा मार्क 1 मार्क रखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप उसका कोई बेनिफिट भी हाईलाइट कर सकते हो, आप उसका कोई ड्रॉबैक भी बता सकते हो, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड डेफिनेशन टू अर्न दैट एक्स्ट्रा मार्क। Okay, sir. Thank you. ठीक है, यू आर वेलकम। जी कोई और क्वेरीज किसी के माइंड में आ रही हैं तो प्लीज डू आस्क। सर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके अंदर वी हैव टू गिव डेफिनेशन, उसके साथ साथ कितने पॉइंट्स और देने होंगे? लाइक यू सेड 2 पॉइंट्स और 2 पैरास होते हैं। जी मैंने कहा सिर्फ एक पॉइंट और आपने लिखना है। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर 1 का स्ट्रक्चर है 3 मार्क्स का, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। प्लीज इस चीज को बहुत क्लियर करें कि जो आपका पेपर 2 है उसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आपको 2 जगह पे मिलता है। एक आपका जो मैं आपको बल्कि एक डेटा रिस्पॉन्स आई थिंक दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ आइडिया हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा ये एक पेपर 2 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आई होप आप सबके लिए विजिबल है। अब इसमें देखें ये जो 3 मार्क क्वेश्चन है वो 2 जगह पे आपको नजर आ रहा है। एक तो जो आपका क्वेश्चन ए है उसमें जो सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर, ये 3 मार्क का है। और सम टाइम इस डेटा रिस्पॉन्स का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पे देखें ये जो पार्ट बी है सेकंड जो सॉरी क्वेश्चन बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें एग्जामिनर यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजन व्हाई द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द कंज्यूमर मार्केट इज हायर देन द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट, बट ये 3 मार्क का भी होता है 4 मार्क का भी होता है। तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, आपने इनको सेपरेटली ट्रीट करना है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर आपसे एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस टर्म को एक्सप्लेन करना है, और उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो है वो डेफिनेशन के साथ कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट। और जो सेकंड ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे वी कैन सी के यार ये क्या हो गया है। अच्छा ये जो यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन बी के सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क का, यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 मार्क का भी हो सकता है, बल्कि मोस्टली 3 मार्क का ही होता है। तो उस केस में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। प्लीज मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज मत कीजिए बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ, बट यू विल बी द रियल जज इन द एग्जामिनेशन टू डिसाइड कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म प्रॉफिट मार्जिन, तो हमने प्रॉफिट मार्जिन को डिफाइन करना है और साथ उसके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जो फीचर भी हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन का, फॉर्मूला भी हो सकता है, हम उसकी कोई इंपॉर्टेंस टाइप्स बता सकते हैं। जैसे एग्जामिनर को ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 2 तरह के होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट। और यहाँ पे डेफिनेटली आंसर एक बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायर है। यहाँ पे वो अगर एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजन व्हाई द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द कंज्यूमर मार्केट इज हायर देन द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट, तो डेफिनेटली हम डाटा को रेफर करेंगे, और ये जो डेटा हमें गिवन है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर मार्केट का, और इसको देख के हम बता पाएंगे कि क्यों। इसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली हम उसको भी रीड करेंगे, और फिर हम एग्जामिनर को 2 रीजंस दे पाएंगे कि क्यों जो है वो दोनों मार्केट्स के प्रॉफिट मार्जिन में डिफरेंस आ रहा है। आई होप वी गॉट क्लैरिटी अबाउट इट, राइट। जी हर्षल आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा चलें जी, अरीश आप कुछ पूछना चाह रही हैं मेरा ख्याल है, यू वर।
राइट चलें किसी और के पार्ट पे कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज डू आस्क मी पूछें मुझसे ताकि आपके पार्ट पे क्लैरिटी डेवलप हो इट्स जस्ट अ फ्यू आवर्स लेफ्ट बिफोर द एग्जाम सर ये जो बी पार्ट है उसका जो आपने हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर हम डेफिनेशन देंगे? नहीं बिल्कुल भी डेफिनेशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है नॉट एट ऑल ओके ठीक है I have a question. जी जी So, for example, they say define the term market. Now, the term market can have a very generic definition, right? And there is no, I don't think there's any right or wrong for the definition. So, how exactly do you mark such an answer? Like when you, for example, I may define market as a place where buyers and sellers sell goods and services and exchange a price or exchange money. Now, do I even give features of a market, or do I just leave it as market is a place where buyers and sellers meet to sell अच्छा, goods and services? देखो हर्षल बेसिकली एग्जामिनर के लिए मार्केट की कोई भी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन एक्सेप्टेबल होगी I mean Okay. I know there are 4 5 6 7 different types of definitions of the term market so you can provide any definition like which is legitimate which you are able like which you have read from some credible source तो आप वो वहाँ पे mention कर सकते हो अच्छा अब इसमें एक चीज जो बहुत important है वो ये कि obviously like बिजनेस के अंदर सब स्टूडेंट्स का सेम ग्रेड नहीं आता ना आई विश ऑल ऑफ यू टू गेट द बेस्ट ग्रेड लेकिन इट्स अ फैक्ट एज वेल के जाहिर है कुछ लोग सीज ले रहे होंगे कुछ बीज ले रहे होंगे कुछ एज ले रहे होंगे कुछ जो है वो A2 में स्टार्स भी ले रहे होंगे इंशाल्लाह तो डेफिनेटली वो जो एक आपका एक A और A स्टार वाली चीज़ है वो डेफिनेटली आपके क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है आज मेरी बेटी के 2 पेपर्स थे इंग्लिश का शी इज टेकिंग आईजीएस तो उसका इंग्लिश का और मैथ्स का पेपर था तो उसका जो मैथ्स का P4 था शी इज टेकिंग आईजीएस तो उसमें वो कह रही थी कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो जब व्हेन शी केम आउट और सारे बच्चे वो डिस्कस करते हैं तो पूरे सेंटर में देयर वर वेरी फ्यू किड्स लाइक हु वर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन तो एग्जामिनर हर एग्जाम में जरूर 1-2 चीजें ऐसी रखता है जिसके बेस पे वो A और A स्टार स्टूडेंट्स को जज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितना पढ़ा है ये लास्ट सेशन तो आपको सिर्फ आपकी जो एक अनक्लैरिटीज एंड एम्बिग्विटीज हैं उनको क्लियर करने में हेल्प कर सकता है आपको मैं थोड़ी सी टिप्स एंड एडवाइसेस दे सकता हूँ बट डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके पूरे साल की एफर्ट पे बेस कर रहा होगा यार सर पेपर 1 में ना एक ऐसा क्वेश्चन आया था 5 मार्क क्वेश्चन बहुत है ना हाँ वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा जहरा लेकिन कुछ बच्चों को वो इतना आसान लगा कि दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट ना तो देखें ये हाँ केस टू केस वेरी करता है आपको हो सकता है कुछ चीज़ बहुत आसान लगे और मुझे हो सकता है वो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही हो तो जाहिर है हमने कितना पढ़ा हुआ है किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा हुआ है किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट एनी हाउ कोई और चीज़ जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं प्लीज डू आस्क हाँ सर मैथ वाले क्वेश्चंस का क्या करना है मैं बता चुका हूँ कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है मैंने आपको सारी वर्कशीट्स ग्रुप में भेजी हुई हैं उन वर्कशीट्स में से आप 2-2 3-3 क्वेश्चंस करें वैसे वो सारी वर्कशीट्स मैंने सब लोगों को करवाई हुई है मेजॉरिटी लोगों को अब जाहिर है कुछ लोगों ने नहीं की हुई तो क्या हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता No, sir. Any like सर आप दुआ last कर minute देना उन बच्चों के लिए। preparation tips? सॉरी एनी Like if you have a few hours, like any last minute preparation tips? Here, focus on definitions. Try to memorize them. So Learn is the it worth formulas. reading the school textbook, like the Cambridge book that is like the blue color one? Is it worth reading that right now? Or is it worth Yeah, just I going through think. past papers and So other I things? think this is not the time to read from the textbook unless and until you are not clear about a particular concept and that you can go through from the book, right? Otherwise, at this moment of time when there are few hours left before the exam, so you should focus on learning definitions, memorizing formulas, and going through all like as many past papers as possible. Past papers से go through करें उससे आपको variety of questions का idea होगा और उसकी मार्क स्कीम बनाएं सॉरी पॉइंट्स बनाएं उसकी आउटलाइन बनाएं और उसको मार्क स्कीम से कंपेयर करें ठीक है ये जो प्रैक्टिस है ये हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा यार मैंने इतने सारे क्वेश्चंस हैंडल किए और उससे आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैंडल कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलती है डेफिनेटली ज़हरा आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन
अल्लाह ताला आप लोगों को आपको पेपर बहुत अच्छा करे, ना सिर्फ ये वाला एग्जाम बल्कि जितने एग्जाम्स हैं अल्लाह ताला आप सबको वो सब एग्जाम्स हैं वो बेस्ट पॉसिबली हो, अल्लाह करे। ठीक है जी, कोई और चीज अगर किसी के माइंड में आ रही है तो मुझे बताएं सर जी। So can you explain part C, like how to answer part C? पार्ट 3 मैंने आपको आंसर कर दिया। देखें पार्ट 3 बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, एज इवन यू कैन नोटिस हेयर। अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं तो पार्ट 3 में बड़ा सिंपल है। उसने कहा एनालाइज why two of the elements of the triple bottom line are important to LO. So triple bottom line के हमने 3 elements पढ़े हुए हैं, I hope you remember। कौन कौन से थे? Sir, social, economical, and थैंक यू सो मच। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सो उनमें से कोई 2 एलिमेंट्स को हमने रेफर करना है, लेकिन ये जो केस स्टडी है इसको पढ़े बगैर डेफिनेटली हम डिसाइड नहीं कर सकते। इस केस स्टडी में यहाँ पे इसने हाईलाइट किया हुआ है कि एलो बिलीव द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स ट्रिपल बॉटम लाइन आर इम्पोर्टेंट। और फिर उसने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि आई होप यहाँ पे कहीं उसने मेंशन किया हुआ है कि ये जो फार्म है इससे लोकल कम्युनिटी को भी बेनिफिट हो रहा है और डेफिनेटली इकोनॉमिक रिटर्न्स भी चाहिए। तो इकोनॉमिक एंड सोशल, आई थिंक इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, सॉरी, ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस पे शायद हमने फोकस करना है।